Hi friends, I wholeheartedly welcome you to my YouTube channel, Data Engineering Concepts, and today we are going to understand star schema design. So guys, in this video we are going to cover what is star schema, what are facts and dimension tables in star schema, what is grain and why it matters, and what are the general rules to identify grains. Okay, and and what are the common grain mistakes and some real world examples to understand in depth. So guys, let's try to understand who are our target audience. So target audience are basically those peoples who are looking to switch their domain as a data engineer. Okay, sorry, it's not working. Anyways, switch domain or mid junior data engineers currently working. Okay, and anyone who likes to understand what is star schema and all. So guys, this is a very important thing in your in whatever project you will be working on. It's most likely that you will be implementing star schema. You may or may not be part of the process of designing the star schema. Maybe your architect is taking care of, maybe your lead is taking care of, but it's most likely that you are going to work on it one or the other way. Okay, so without wasting time, let's understand what is star schema and how it works. So guys, so let's just read this definition. So it says that a star schema is a database modeling technique, guys, where one central fact table is surrounded by multiple dimension table forming like a star scheme, and it is the foundation of analytical OLAP databases. Okay, so guys, there are few things. Uh, as its name suggests, it is a star. So I just want you to understand at this point कि आप सिर्फ ये समझो कि इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर स्टार स्कीमा ही बनता है, मतलब एक स्टार बनता है जिसमें दो टाइप्स के टेबल हम बनाते हैं, एक होते हैं फैक्ट्स और एक होते हैं डायमेंशंस. तो गाइस फैक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा सेंटर में होते हैं, ठीक है, और डायमेंशंस से वो कनेक्टेड होता है. तो मोस्ट लाइकली क्या होता है कि एक फैक्ट जो है मल्टीपल डायमेंशन से कनेक्टेड होता है, ठीक है. तो जैसा अभी आप इस डिज़ाइन को देखेंगे तो ये आपको थोड़ा थोड़ा स्टार जैसा ये रिजेंबल कर रहा है, इसलिए गाइज हम इसको स्टार स्कीमा डिज़ाइन भी बोलते हैं. अब गाइज अब विल डिस्कस की फैक्ट्स और डायमेंशंस क्या होते हैं इन और लेटर स्लाइड्स, बट राइट नाउ आई वांट यू टू फोकस ऑन स्टार स्कीमा दिखता कैसे है और इसमें फैक्ट कहाँ पे होता है, डायमेंशन कहाँ पे होते हैं, ठीक है. अच्छा, इसके बाद गाइज हमने कहा कि इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनालिटिकल ओ एल ए पी डेटाबेस. तो गाइज ओ एल ए पी क्या होता है? ओ एल ए पी स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. सो गाइज अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था कि मेडोलियन आर्किटेक्चर क्या होता है. तो उसमें हमने ये देखा था कि जो भी हमारा डेटा होता है वो मल्टीपल सोर्सेस में स्कैटर्ड होता है, ठीक है. अच्छा, स्कैटर्ड होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा जो है बहुत सारी जगह पे है, मतलब कहीं हमारा सीआरएम है, कहीं हमारा ईआरपी है, ठीक है, कहीं हमारा आईओटी डिवाइसेस का डेटा है, ठीक है, कहीं हमारा एचआर डेटा है, कहीं हमारा पेरोल का डेटा है, ठीक है. तो गाइज अच्छा, ये जो सारे डेटा हैं, ये जो डेटा जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, इन पे हम बिजनेस, जैसे मान चलिए कि ईआरपी है हमारा, सारे प्रोडक्ट्स एंड ऑल, सारे प्रोसेसेस को ये कवर करता है. आईओटी हमारे एज डिवाइसेस से कनेक्टेड है, एचआर हमारा एचआर सिस्टम से कनेक्टेड है, और पेरोल क्या है, सैलरी वगैरह. तो जैसे आप सोचो कि बिजनेस लेवल पे क्या होता है कि हम इन सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं और इसको हम लेक हाउस में बिल्ड करते हैं, ठीक है. और हमने देखा था कि मेडोलियन आर्किटेक्चर की फाइनल लेयर में गोल्ड लेयर होता है, और उस गोल्ड लेयर में हम स्टार स्कीमा डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, स्टार स्कीमा डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं. अच्छा,
इसमें क्या होता है गाइस कि इसे हम ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन इसी डेटा को यूज़ करके हम एनालिटिक्स यानी कि इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन की। कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा कम सेल हो रहा है, कौन सा एम्प्लॉय भी क्या लोड है, कौन सा क्या हमारा एट्रिशन रेट है कंपनी में, है ना, या फिर कौन सा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, व्हाट सैलरी एंड ऑल एवरीथिंग। सो इस सब पे हम पावर बीआई डैशबोर्ड्स बनाते हैं, सबको पता है। अच्छा, अब गाइस आप समझ रहे हो कि जब इतना सारा डेटा आ रहा है अलग अलग सोर्सेस से और इसे हमें एक डैशबोर्ड में दिखाना है, ठीक है। तो गाइस ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, अब आप खुद समझ सकते होंगे कि ये अ, मतलब कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, इसीलिए हम इसे बिग डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब पे अगर हमको एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, तो वो रिपोर्ट जो है वो कैसी होगी, वो रीड हैवी होगा या नहीं, आप समझो। मल्टीपल डेटा है तो यानी कि बहुत सारा डेटा आपको रीड करना है, तो इसे हम ना रीड हैवी बोलते हैं। तो जो ओ एल ए पी जो स्कीमा होता है ये रीड हैवी होता है। रीड हैवी का मतलब ये होता है गाइस कि जब हम स्टार स्कीमा को डिज़ाइन करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि डेटा जो है वो रीड हैवी है, यानी कि इसको ज़्यादा रीड करना पड़ेगा अक्रॉस द टेबल। इसलिए गाइस हम क्या करते हैं कि इस लेयर पे हम इस लेयर पे हम डी नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। इस लेयर पे हम क्या करते हैं कि डेटा को डी नॉर्मलाइज रखते हैं। अच्छा, अगर गाइस आपको नॉर्मलाइजेशन या डी नॉर्मलाइजेशन नहीं पता है तो मैं आपको छोटा स्मॉल टर्म्स में बता दूं कि नॉर्मलाइज में क्या होता है कि हम डेटा को मल्टीपल स्मॉल टेबल्स में रखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब देखो गाइस होता क्या है कि जो ओएल है वो होता है ये रीड हैवी होता है, और ओएलटीपी जो होता है रीड एंड राइट मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड हैवी होता है, ठीक है। यानी कि जो भी डेटा हमारा सीआरएम में जनरेट हो रहा है, एआरपी में, आईओटी में, ये सब इसमें जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ओएलटीपी का क्या मतलब होता है? ओएलटीपी मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ओके। तो गाइज इसमें ये होता है कि जो भी टेबल हमारा सीआरएम, ईआरपी, आईओटी डिवाइस, इन सारे से जो डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे सबसे पहले स्टोर होता है। उसे हम OLTP डेटाबेस बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। और इसको हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि ये राइट करने में इजी हो, ठीक है। तो इसलिए हम इस टेबल्स को नॉर्मलाइज रखते हैं। अच्छा, अब होपफुली आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू स्ट्रक्चर टेबल्स टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में गाइस हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में हम डेटा को ब्रेक डेटा क्या लार्ज टेबल्स को ब्रेक करते हैं स्मॉल टेबल्स में। अब गाइस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, लार्ज टेबल्स का मतलब क्या है। लार्ज टेबल्स मतलब ये नहीं है कि 10 मिलियन रोज, नहीं, ये नहीं है। लार्ज टेबल्स का मतलब ये है कि जिसमें मोर नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक टेबल है जिसमें 150 कॉलम्स है, तो मोस्ट लाइकली हम इसको नॉर्मलाइज करके ना इसको 60 to 70 कॉलम्स या और भी कम में करने का ट्राई करते हैं। तो लार्ज टेबल्स का कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें कॉलम्स ज़्यादा होंगे, रोज़ कितने भी हो सकते हैं, वी आर नॉट कंसर्न ऑफ दैट, ठीक है। ओके, तो गाइस इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इन सारे डेटास को रीड करना है जो अक्रॉस द मल्टीपल सोर्सेज स्कैटर्ड, हमने उसे लेक हाउस में लाया। अब हमें इसे रीड करके पावर बीआई डैशबोर्ड बनानी है। और ये डैशबोर्ड कौन देखेगा, तो मैंने आपको बताया था ये CXO लेवल के आदमी देखेंगे, जो बिजनेस डिसीजन जिन्हें लेने होते हैं, या फिर अपर मैनेजमेंट के लोग। तो जैसा हम जानते हैं गाइस उन लोग के पास टाइम भी कम होता है, तो जो भी हमारा पावर बीआई डैशबोर्ड होता है वो हम चाहते हैं कि वो
फास्टली रिफ्रेश हो जाए। तो सब समझो कि अगर हमने इस टेबल को छोटे छोटे स्मॉल टेबल्स में ब्रेक कर दिया है, तो अब उन टेबल्स को रीड करने के लिए हमें बहुत सारा जॉइंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जॉइंस क्या होंगे, आपके डेटा को रीड प्रोसेस स्लो कर देंगे। तो गाइस इसी रीडिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए, रीडिंग प्रोसेस स्लो करने के लिए हम जो है स्टार स्कीमा डिज़ाइन करते हैं, और उसमें जो भी दो टाइप्स के टेबल्स को हम बनाते हैं, हमने देखा एक डायमेंशन और एक फैक्ट्स, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या होता है कि जो डायमेंशन होता है ये डीनॉर्मलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस लार्ज टेबल्स को हमने पहले ब्रेक किया था, अब हम उसे फिर से उसके पुराने फॉर्म में ले आते हैं कि डीनॉर्मलाइज कर देते हैं। इससे क्या होता है इसकी जॉइंस की संख्या कम हो जाती है। वी आर नॉट सेइंग कि एकदम कम हो जाता है, बट हम उसको एज मच एज डीनॉर्मलाइज कर दें। इससे क्या होता है कि जॉइंस कम होंगे गाइस, तो हमारा जो है लेस नंबर ऑफ जॉइंस जब होंगे, तो हमारा पावर बीआई डैशबोर्ड जो है फास्ट रीड होगा, ठीक है, और डैशबोर्ड जो है जल्दी से स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता और इससे क्या होगा कि फास्टर एग्रीगेशन है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट जो होंगी फास्टर रिफ्रेश होंगी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा। दो टाइप के डेटाबेसेस हमारे पास होते हैं, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग डेटाबेस जहाँ पे हम डेटा की अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल पर्पस के लिए करते हैं, एंड अदर वन इज OLTP, यानी जहाँ पे डेटा एग्जैक्टली जनरेट होता है। तो यहाँ पे गाइस लिखा गया डिज़ाइन फॉर ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन मतलब ये है कि जो भी डेटा, फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आया, तो ऑर्डर को हम वन ऑर्डर को हम ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। ऑर्डर कैंसिल हुआ तो वो भी एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके के, और इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ से डेटा को रीड करना है तो हमें बहुत सारा जॉइंस को लगाना पड़ेगा, और रिपोर्ट लेवल में तो ये बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा एक टेबल से ही हम एनालिटिकल प्रोसेसिंग। आप सोच के देखो कि हमारे पास 5 सोर्सेस हैं, और 5 सोर्स में कम से कम 700-800 टेबल्स होंगी, और उन सब से अगर हमें ज्वाइन लगा के एक रिपोर्ट बनानी है, तो आप देख लो वो कितना स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अ, हम जो है स्टार स्कीमा बनाते हैं, और उसमें दो तरीके से हम डिज़ाइनिंग करते हैं, एक डायमेंशन बनाते हैं और एक फैक्ट्स बनाते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि फैक्ट्स और डायमेंशंस एग्जैक्टली होते क्या हैं। ओके, सो गाइस इसमें आप ये समझ लो कि जैसे जैसे मान लो हमारे पास ऑर्डर्स आया, ठीक है। अब मान लो एक ऑर्डर एक टेबल है, ठीक है। तो ऑर्डर टेबल में क्या होता है कि जैसे लेट्स से कि ऑर्डर टेबल है, तो ऑर्डर टेबल एक, मान लो वन ऑर्डर आया तो एक ट्रांजैक्शन हुआ, ऑर्डर कैंसिल हुआ तो एक ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे एक ऑर्डर जो है वो किसी कस्टमर ने किया होगा, ठीक है, मोस्ट लाइकली कस्टमर ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो भी ऑर्डर, जैसे मान लो कि एक ऑर्डर आईडी पे एक कस्टमर ने कुछ खरीदा, तो वो जो खरीदा है, ठीक है, उसको हम फैक्ट में रखते हैं, और जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है उसे हम रखते हैं डायमेंशन टेबल्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या काम करता है कि ये डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स को स्टोर करता है, ठीक है। और जो फैक्टेबल होता है वो मीजरेबल इवेंट्स को स्टोर करता है, ओके। इसको गाइस समझने के लिए आप ऐसा भी समझ सकते हो कि फैक्ट टेबल जो होता है वो हमेशा डिराइव होता है, ओके, फैक्ट टेबल जो होता है वो हमेशा डिराइव होता है ट्रांजैक्शन टेबल से। यानी कि आप समझ लो कि अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट इनरोलमेंट है। तो गाइस आप समझो कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, आप सोचो ये ट्रांजैक्शन है कि ये ट्रांजैक्शन है। तो इसका आंसर है गाइस इनरोलमेंट इज अ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, इनरोलमेंट टेबल में ये होगा कि ये बच्चा इनरोल्ड हुआ, यस या नो, ओके। तो ये एक प्रकार से ट्रांजैक्शन है। तो कल को अगर हमें इनरोलमेंट टेबल से कोई फैक्ट बनाना है, तो वो हमें से क्या बनेगा, फैक्ट इनरोलमेंट, ओके, फैक्ट इनरोलमेंट। तो which will store a transaction related to student per enrollment, okay, and the respective information of a particular student will be stored in dim student,
ठीक है, होप इट मेक सेंस। ओके, अब अब गाइस जैसे मैंने बताया कि जो भी रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट की, वो फैक्ट में नहीं होगी। वो अब जैसे मैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो उसका नेम, उसका डीओबी, उसका एड्रेस, उसका फादर नेम, उसका मदर नेम, उसका पासपोर्ट नंबर एंड सो ऑन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को हम ना डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि डिस्क्राइब करती हैं, डिस्क्राइब्स द एंटिटी। ओके, तो ये क्या है, आप देखो ना, ये जो है ये एक स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर, इसलिए हम इसे डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है कि एट्रीब्यूट्स को आप कॉलम्स में लिखते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव कॉलम्स। ओके, अच्छा, इसमें गाइस क्या होता है कि कंटेक्चुअल या कैटेगरिकल डेटा होता है, कंटेक्चुअल सॉरी टेक्सचुअल या कैटेगरिकल डेटा होता है, यानी कि सारे इन्फॉर्मेशन जो है टेक्स्ट में ही होंगे मोस्ट लाइकली। अब ऐसा नहीं है हमेशा टेक्स्ट में ही होगा, जैसे डीओबी है तो वो 29 मार्च something something, so which is going to be the in numerics. So but most likely it will have a text, and it contains measures. So fact tables always contain measures and has foreign key relationship with dimensions. Okay, तो मतलब ये है कि जैसे मान लो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का एक की होगा, वो डायमेंशन को कनेक्ट करेगा। तो जैसा हमने देखा था कि एक फैक्ट जो होता है वो स्टार स्कीमा, यानी कि फैक्ट जो है मल्टीपल डायमेंशन से कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्ट कैसे होते हैं, एफ के रिलेशनशिप से। ओके, अच्छा, वो जो डायमेंशन का की है वो यहाँ पे फैक्ट में एफ के हो जाता है। और गाइस आप ये भी समझो कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रांजैक्शन टेबल से आता है, तो अब हम समझ सकते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है वो हमेशा मिलियंस में हो सकता है ना। तो इट इज़ हाई चांस कि जो भी फैक्ट टेबल होंगे उसमें मिलियंस ऑफ रोज होंगे। ओके, मेक सेंस। अच्छा, अब डायमेंशन टेबल है, तो डायमेंशन टेबल क्या होगी गाइस कि ये हमेशा स्मॉलर टेबल्स होगी। अब आप सोच के देखो कि जैसे मान लो आप जो है कस्टमर हो फ्लिपकार्ट में, ठीक है। अब आप जो है फ्लिपकार्ट के कस्टमर हो तो आपका इंफॉर्मेशन डिम कस्टमर में होगा, लेकिन आप जो है हर महीने 4 ऑर्डर कर रहे हो, लेट्स अस्यूम। ओके, और आपने साल भर में 360 सॉरी 12 टाइम्स 4, यानी कि 48 टाइम्स आपने साल भर में ऑर्डर किया, यानी अगर मैं 10 ईयर्स में बोलूँ मिनिमम आपने 480 ऑर्डर्स किया। ओके, सो सी, आप डीम कस्टमर में तो आपका इन्फॉर्मेशन एक बार ही होगा, 1 रो होगी, 1 रो फॉर ईच कस्टमर। लेकिन फैक्ट में क्या होगा, 480 80 रोज आपके लिए होंगी, अगर हम हिस्टोरिकल भी देखेंगे। ओके, सो इसमें क्या होता है कि चूंकि इसमें ट्रांजैक्शनल डेटाज होते हैं, इसलिए ये जो है फैक्ट टेबल होती है वो मिलियंस ऑफ रोज होते हैं, ठीक है। और डायमेंशन में हमेशा स्मॉल टेबल्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रोज, या फिर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। जैसे फ्लिपकार्ट है तो ऑब्वियसली दे हैव million customers most likely, so it's very high likely chance that they have but in most of the scenarios we assume that with compare to this one, okay, comparing with the fact tables, तो अगर इसके कंपैरिजन देखा जाएगा तो अगर ये मिलियंस में है तो ये थाउजेंड्स में होगा, बिलियंस में है तो ये मिलियंस में होगा। ओके, तो ये ऐसे काम करता है गाइस। अच्छा, इसमें आप देखो कि जब भी हम, जैसा मैंने आपको बताया कि फैक्ट टेबल में या तो कीज होंगी, म्यूजरेबल इवेंट्स होंगे जो कि न्यूमेरिक होंगे, ओके, और फॉरेन के रिलेशन, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। अगर हम एक टेबल की बात करें तो उसमें हो सकता है डेट की हो, डेट की होता है, ये ये किसी डायमेंशन से कनेक्टेड होता है, इसे मोस्ट लाइकली डिम डेट से। प्रोडक्ट की है, यानी कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है तो वो डिम प्रोडक्ट से है। स्टोर की है, यानी कौन से स्टोर से लिया तो वो डिम स्टोर से आएगा। ओके, तो गाइस आप खुद देखो कि स्टोर तो हमेशा सेम ही रहता है, पर आप खरीदते जो हो वो कई बार खरीदते हो, एक शॉप से आप हो सकता है 100 बार खरीदते हो, ठीक है। सेल अमाउंट क्या था, क्वांटिटी आपने कितना लिया, तो इन सब की चीज़ें, अब देखो सेल्स अमाउंट क्या है, ये न्यूमेरिक मेजर है और ये हर ट्रांजैक्शन पे अलग अलग होगा, तो इसका कोई सेंस नहीं है कि हम इसे डायमेंशन में रखें। ऐसे ही क्वांटिटी भी, कि कितना क्वांटिटी लिया, वो भी आपका पर ट्रांजैक्शन ही यूनिक होगा। तो इसके लिए गाइस हम
फैक्ट और डायमेंशन टेबल का हो सकता है कि आपको अच्छे से मीनिंग समझ में आया होगा। मैंने आपको ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करके बताऊं। तो तो अच्छा, इसमें आप ये भी देखोगा इसकी, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जैसे डिम कस्टमर है, ठीक है। तो डिम कस्टमर में क्या होगा कि कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, नेम, एड्रेस, ईमेल्स। डिम प्रोडक्ट है तो जैसे प्रोडक्ट की होगा, प्रोडक्ट नेम होगा, कैटेगरी होगी, ब्रांड होगी, सप्लायर, दिस दैट एवरीथिंग विल बी इन दिस टेबल। एंड तो उस तरीके से क्या होता है कि इस टेबल को हम डीनॉर्मलाइज रखते हैं हमेशा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन की बात फैक्ट में तो हो ही नहीं सकती, ये हमेशा ट्रांजैक्शन टेबल्स है और इसमें सिर्फ ये रेफरेंस करता है डायमेंशंस को, और फॉरेन की से ये कनेक्टेड होता है डायमेंशन से, ठीक है। और ओके, नाउ लेट्स, अभी तक मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स और डायमेंशंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होता है, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि व्हाट फैक्ट्स को हम डिसाइड कैसे करते हैं कि मतलब एक फैक्ट में हमारा एक रो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले समझेंगे इस ग्रेन क्या होता है एंड व्हाई इट मैटर्स। ओके, अच्छा, ग्रेन मीन्स क्या होता है गाइस? जैसे जैसे हम गेहूँ, आप समझ लो गेहूँ या फिर वीट। सो ईच, तो होता क्या है गाइस कि ईच स्मॉल अमाउंट, स्मॉल स्मॉल ग्रेन मेक्स अप अ बिग big packet of rice we can say, okay। so ऐसे ही guys हम ये देखते हैं कि हमारे एक फैक्ट टेबल में जो कि मिलियंस में है, बिलियंस में रोज हैं उसके, तो उसमें जो है उसका ग्रेन क्या है, मतलब कि वो किस मतलब वो कैसे बना है, उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ठीक है। सो गाइज, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, द लेवल ऑफ डिटेल इन योर फैक्ट टेबल, यानी कि आपका फैक्ट टेबल किस तरीके का डिटेल्स दे रहा है, ओके, या फिर किस तरीके की डिटेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रेन क्या होता है, अगर आपने सही तरीके से ग्रेन को डिफाइन किया है तो इट डिक्लेयर्स एग्जैक्टली वन रो इन योर फैक्ट टेबल, ओके। यानी कि ईच रो जो होना चाहिए वही आपका एक ग्रेन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। देयर कैन नॉट बी लाइक कि टू रोज और थ्री रोज मिलके एक ग्रेन को बना रहा है, ठीक है। और ये क्या आंसर करता है, तो ये आंसर करता है कि एक सिंगल मेजरमेंट क्या, एक इवेंट या फिर एक ट्रांजैक्शन उसके में क्या क्या हुआ था। फॉर एग्जांपल, एक थोड़ा सा अब जाते हैं इसको बेहतर समझने के लिए, हमने देखा कि एक फैक्ट प्रोडक्ट था, तो हमने देखा कि वो प्रोडक्ट की था, स्टोर की था। फिर हमने यहाँ पे देखा कि वो सेल्स अमाउंट और क्वांटिटी, यानी पर प्रोडक्ट कितना सेल्स हुआ है और कितनी क्वांटिटी में हुआ है, हम उस चीज़ को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रेन क्या होगा, पर प्रोडक्ट पर सेल अमाउंट, ओके। सो दैट वे वी हैव डिफाइंड द ग्रेन, ओके। सो द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप जो होता है गाइस, जैसे कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, डायमेंशन में हमारा कुछ भी नहीं है, डायमेंशन एक डीनॉर्मलाइज टेबल है और इसे बनाना बहुत इजी है, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको स्टूडेंट बनाना है, कस्टमर बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, यानी जो भी आपकी बिजनेस प्रोसेस है उनको आपको कैसे डिस्क्रिप्टिव वे में रखना है वो आप इससे कर लोगे। बट डिजाइनिंग ऑफ फैक्ट टेबल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग। और इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप, ओके। बिकॉज until once you have clearly defined your grain, you are good to go with your Power BI dashboards. Otherwise there will be a lot of to and fro in your project, okay. So for example, many people say, let's say we have a fact sales table, okay। अब हमारे पास एक फैक्ट सेल्स टेबल है। अब अगर आप बोलोगे सेल्स डेटा डिफाइन कर रहा है, so this is two vague sentence, I mean what sales data, you must know कि आपका फैक्ट टेबल एग्जैक्टली क्या ग्रेन है, एग्जैक्टली एक रो उसका क्या वो क्या बोलेंगे, क्या वो डिटरमाइन कर रहा है, क्या वो डिफाइन कर रहा है। सो दिस मीन्स कि नो आइडिया व्हाट वन रो मीन्स, सो यू कैनॉट डिजाइन द फैक्ट टेबल फ्रॉम दिस, ओके। डेली सेल्स पर स्टोर, इट सीम्स बेटर ना, कि मतलब एक स्टोर पे क्या डेली सेल हो रहा है। तो क्लियर तो है, लेकिन इसमें भी मिसिंग है कि भाई प्रोडक्ट लेवल, मतलब एक दिन में कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचा, ठीक है। तो इस अगर मान लो आपको प्रोडक्ट लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए
कि एक प्रोडक्ट हमारा एक दिन में कितना सेल हुआ था। तो ये जो टेबल होगी, ये आपको सेल्स पर स्टोर बता रही है, लेकिन पर प्रोडक्ट ड्रिल अगर करना होगा तो ये मिसिंग, मतलब पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये भी ग्रेन सही नहीं है। अच्छा, अब करेक्ट ग्रेन क्या हो सकता है? तो मतलब अगर ये डिफाइन करेगी वन लाइन आइटम ऑन अ सेल्स ट्रांजैक्शन विच प्रिसाइजली टेल्स यू कि एग्जैक्टली व्हाट डायमेंशन एंड मेजर्स बिलोंग देयर। फॉर एग्जांपल कि ये बता रहा है कि एक एक सेल्स जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसमें जो है एक वन लाइन आइटम ये था। फॉर एग्जांपल कि जैसे फैक्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो फैक्ट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि एक प्रोडक्ट जो है किसी एक स्टोर से कितने क्वांटिटी में और कितने सेल अमाउंट में बिका, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत डिटेल्ड है, और इसका अगर एक रो ये डिफाइन करती है तो इस पे हम किसी भी तरीके की एनालिटिकल प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसे ड्रिल डाउन कर पाएंगे। नाउ गाइस विल सी कि मैंने आपको ये बता दिया कि एक करेक्ट ग्रेन कैसा होना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द three rules to identify the correct grain. This is the most important thing and general rules. Okay, तो मतलब ये है कि गाइस हमें ग्रेन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अ, सबसे पहले हम मैं अच्छा वी हैव मैंने थ्री रूल्स आइडेंटिफाई किए हैं और आपको भी इन्हीं ऑर्डर में इसको समझना पड़ेगा। ओके, सो रूल नंबर वन, identify the business process. Okay, so guys you need to understand the customer's business, understand the customer business, customer business. Okay, so this is the most important thing. Once you understand their business, you know ki what process are they going to measure or what process are we going to measure. For example, sales, inventory, HR, payroll, claims, or as I said, enrollment, or anything. So you need to understand the business. And how will you understand? By going in client calls. Okay, going in client calls, profile the business, profile the customers data. Okay, check if there is any existing report there. You can understand, ask clarifying questions. Okay, and once you identify कि हम क्या measure करने वाले हैं, so each business process will be a one fact table candidate. For example, let's suppose that we have identified that we have an university is granting is conducting an exam, and exam has a process whether a candidate will be accepted or rejected based on that. So let's say कि मतलब अब हमें कस्टमर के वंस यू अंडरस्टैंड द बिजनेस कि भाई इनरोलमेंट होगा, तो स्टूडेंट इनरोलमेंट, तो उसमें क्या होगा कि इनरोलमेंट एक बिजनेस प्रोसेस है, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ वन फैक्टेबल कैंडिडेट। ओके, लेट्स सपोज कि एप्लीकेशन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो मतलब कि स्टूडेंट एप्लीकेशन इज अ बिजनेस प्रोसेस, राइट। Students are paying something and getting giving their details, so this is going to be a one fact. Okay, so now once we know what are different fact table candidates, so the rule would be how many business process or how many transactions are there in the customer's business process is going to be a one fact table candidate. Okay, now let's ask another question. What is one event in this process? For example, let's drill down to the most atomic level available. Okay, for example, what triggers one row to be created? For example कि जैसे enrollment हो रहा है, ठीक है। तो enrollment होने के लिए क्या मतलब exactly जो है एक एक स्टूडेंट को enroll होने में मतलब क्या ट्रिगर कर रहा है, what triggers one row to be created. Okay, for example, one product scanned at checkout, yeah, one row. So based on that, we have to identify what exactly triggering one row to be created, and
when when you actually identify that, na, when you are actually able to identify that, write it out loud. If you can't write a clear sentence, it means the grain is still fuzzy. So guys, this is the most important thing. State the grain as a declarative sentence, and why this is going to be your grain. For example, each one line item on one invoice on Monday is going to be a one row, and this is going to be your fact. Okay, so the process going identify the business process, and each business process will be going to your fact table, and then identify what is going to be an one event in this process look like. And when you are able to identify that event, okay, drill down to the most atomic level and say ki whatever it is. For example, one product scanned at checkout corresponds to one row, one student applying to the university, and is going to be your kind of a transaction which constitute one row, and this is going to be one student per application. So based on that, we can say this is going to be the one fact table candidate and one grain we. And once you write, and yeah, most important thing, state, and when you identify that, you can write it as a declarative sentence, write it and loud. And if you can't write it, write if you can't write it, it means the grain is still fuzzy, and it means you are still not be able to identify it. So guys, if you follow these three rules, most likely you will be correctly able to identify the grain in your fact. Okay, let's let's try to understand what are the common mistakes people usually do and what we can avoid. Okay, so as we said, it is very important that you identify the grain correctly, and if you not, then you will most likely will be mixing grain in one fact table. So storing both header level and line item level rows in same table causes double counting when you sum is okay. So for example, if you have stored uh, sales per day, per day, per store, and you are also storing product sales per day, per store. So guys, this is going to be mixing, and this is going to be your mixed grains, and in that process, it's most likely that the measures when you will sum up aggregations will be incorrect in your Power BI report. Okay, so and next the other mistake people do is defining grain too late. Okay, or choosing dimension and measures first, then trying to define grain. Later on, almost always result in redesign. So grain comes first. So guys, this is important thing. Before choosing dimension or measures, first define grain. And how will you identify grain? I already told you. Identify the business process. Each business process will be your one fact table. Identify what one event in this process look like. Drill down to the most atomic level, okay, and write it out loud. Once you identify that how exactly a one event or one row is getting created in your table, write it as a declarative sentence. And if you are not able to write it, that means grain is still fuzzy. Most likely then you will be end up mixing grains. Mixing grain will cause aggregation wrong, and aggregation will be incorrect result, and incorrect means that your Power BI will reflect bad data, and ultimately you have to come back and fix those things. Okay, so and here is the other important thing. You should always define your grain first before choosing dimensions and measures. Okay, and then the other thing, grain to course. So grain to course means you cannot have a fact like daily sales per store. Okay, it's a two course grain. Course grain means we are not talking about, we are not going at the product level or like that, or maybe some like daily sales per day per month. We cannot have grains like this, otherwise drill down is not possible. So drill down is important thing in Power BI.
Drill down means basically applying filter. Okay, so filtering will not happen if you have a coarser grain. Okay, vague grain statement. Once you write the grain, make sure that it is not vague. Okay, so for example, 1 row per sale. But what is sale? What is sale? Per product or per order or per customer? So ambiguous should not be ambiguous. You should like 1 row per sale per product, or 1 row per sale per order, or 1 row per sale per customer. So if you are able to write it in a way that it is unambiguous, then you are good. Otherwise, any ambiguity in your grain will actually lead to bad reporting. Okay, so guys, let's take a real world example on a retail sale data to understand in a better way. So as I said, here let's say we have a scenario to build a star schema for a retail sales system. Okay, so guys, this is our scenario, and here I have written my grain very loud. And what is our grain? Each row represents one product line item on one sales transaction ऑन वन डे एट वन स्टोर. ओके, यानी कि एक स्टोर पे एक प्रोडक्ट लाइन आइटम पे एक दिन में कितना सेल ट्रांजैक्शन हुआ है वो हमारा ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नाउ दिस इज आवर फैक्ट सेल्स. As I said, fact stores only foreign keys. So you see, the number of foreign keys in your fact determines number of dimensions it is connected to. For example, we have date key, we have product key, we have a store key connected to dimension, then we have a customers, and then we have sale amount means sales amount and quantity sold. I mean, it means how many sales amount it has been sold and on how many in how many quantities. Okay, so you can also read it like one one product, uh, one store. Okay, and on one day there should be one date. Yeah, it's there. We have a dim date as well. Okay, so guys, one more thing I want to point out here is that, sorry. Okay, so yes, so one more thing, it's worth to point out here only that in star schema, although it is very clear and understood, but still, whenever you are designing star schema, make sure that there should be no dim to dim relationship. It is not allowed. No dim to dim relationship allowed. And let's say you have multiple fact tables, no fact to fact tables allowed. Only relationship that is allowed is dim to fact. Okay, connected through the FK relationship. That's it. If your dimension to dimension is connected in some way, or fact to fact is connected some way, then you are basically violating the star schema design. Okay, star schema design violation. So let's understand what are our key takeaways in this video. Okay, so we understood what is a star schema, and here we see that fact table is at center, and in surrounding we have multiple dimension tables. We also understood that no dimension to dimension should have any direct relationship between them, and no even two fact should have direct relationship in between them. Okay, and we also seen what is the difference between fact and dimension. So fact, we saw that fact only store measurable events. Dimension has descriptive contents. Facts derived from transactional tables also. We have also seen that, and it has more number of rows compared to dimension, which we have seen. We try to understand what is grain in a fact. So we know that the precise definition of grain basically represent what one row in your fact table represents. So if you are able to tell what exactly one row represent in your fact table, basically you are correctly able to identify its grain. And once you
identify your grain, you have done the 90% of your job in your star schema designing. Okay, so and we also seen uh, uh, what are the common mistakes people do, and we saw that one of them that it is always best practice to always define grain first before picking measures or dimensions. Okay, because dimensions, picking dimensions is very easy, and measures can be picked based on our grains. Okay, and the other thing is we also saw that never mix grain in one factable because it causes double counting bugs. Guys, in we have another video lined up, and in video 2 we are going to understand business keys and full schema design. So we will try to understand how to identify business keys from raw data, what are the verification rule, and we'll understand full schema walkthroughs. So guys, this is going to be our very important video. Our next video will be very important, and it could be helpful as in your early career too. And I will try to explain how to identify business keys even when you don't have people telling you, or even customer is not willing to give, is not ready to give you something or help you identifying business keys, how you can do it by yourself, what are the rules and all. And so please be with me in our next video. Thank you for having being with me throughout the time. I really appreciate your patience. See you in my next video. Thank you again.